तो अभी हम दृष्टि का करंट अफ़ेयर कर रहे थे, तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। और उम, यहाँ पर हम आपके लिए घटना चक्र कंप्लीट करवा चुके हैं और साथ ही साथ अभी हम करवा रहे हैं आपके लिए दृष्टि करंट अफ़ेयर और टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट मैंने करवा रखे हैं, 50 टेस्ट तो हो ही चुके हैं। अभी और टेस्ट हम करवाएँगे एग्ज़ाम से पहले। 3 टेस्ट डेली आ रहे हैं, तो आप टेस्ट को एन्जॉय करिए और अपने टेस्ट को कंप्लीट करिए और रिविज़न करिए। और क्या ही कर सकते हैं, अभी एग्ज़ाम नज़दीक है और भाई यूपीपीसीएस का भी रिज़ल्ट आ गया है। तो सब एन्जॉय, तो आप लोग को भी अपनी कमर कस के मेहनत करनी है और रिजल्ट में अपना नाम लाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्यों इतना बात करें। तो है PSLV C57 से शुरू करना है हमको, यहाँ तक हो चुका था। तो PSLV C57 आदित्य L1 जिसे बोलते हैं, यह 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C57 द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, जबकि आदित्य L1 में L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 को संदर्भित करता है। L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। दूसरे शब्दों में, यह सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम लैग्रेंजियन L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। स्पष्ट है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर सूर्य की ओर निर्देशित करता है। ठीक है। और L1 अंतरिक्ष यान न तो सूर्य पर लैंड करेगा, ना ही उसके निकट जाएगा। किसी उपग्रह को L1 बिंदु के चारों ओर प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किए जाने के प्रमुख लाभ यह है कि इस स्थिति में वह उपग्रह किसी आच्छादन ग्रहण के सूर्य का लगातार अवलोकन कर सकेगा। लैग्रेंज बिंदु क्या होती है? तो लैग्रेंज बिंदु का नामकरण इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम से किया गया है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित ऐसे ग्रह है जहां दो विशाल पिंडों जैसे पृथ्वी एवं सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड द्वारा इसके साथ गति करके इसके आवश्यक विकेंद्र बल के बराबर होता है। तो अगला है, इस कारण पर स्थापित कोई पिंड पिंड इन दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत स्थिर या संतुलन में रह सकता है। स्पष्ट है कि लैग्रेंज बिंदु ऐसा स्थान है जहां पर अगर हम कुछ स्थापित कर दिया जाए तो वह वहां पर स्थिर हो जाएगा और वह अपने स्थान पर बने रहने के लिए उसे दोनों विशाल खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से नहीं जूझना होगा। दो विशालकाय पिंडों वाली किसी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली जैसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लिए लैग्रेंज बिंदुओं की संख्या कुल 5 होती है। L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया जाता है। लैग्रेंज बिंदु L1 सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य स्थित होता है। लैग्रेंज बिंदु L1 रणनीतिक स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि आदित्य L1 सूर्य का निरंतर एवं निर्बाध रूप से अवलोकन कर सकता है। L1 मिशन सूर्य के अवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने 7 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है। 7 पेलोड निम्नवत हैं। पहला है वेल्क जिसे बोलते हैं विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफी, और है सौर पराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप, और तीसरा है यह सोलेक्स जिसे सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे वर्णक्रम प्रणाली है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चौथा है। और आदित्य सौर पवन का कण है पांचवा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और छठवां है पापा जिसे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य बोलते हैं फॉर आदित्य। सेवंथ है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। नवमित्र डिवाइस, हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन DRDO ने नवमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल परीक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह परीक्षण केरल स्थित इंदकारा उपनगर में किया गया, जहां इस उपकरण को एक मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया था। नवमित्र उपकरण को इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरे की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। नवमित्र उपकरण अत्याधुनिक उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा संचालित होता है। इसके फलस्वरूप समुद्र में मत्स्य नौकाओं एवं समुद्री अधिकारियों के बीच निर्बाध रूप से दो तरफा संचार संभव हो पाता है। सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त नवमित्र उपकरण
मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और इससे मत्स्य पालन क्षेत्र की दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने में भी सहयोग करता है। विक्रम-1 का अनावरण 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम-1 रॉकेट अनावरण किया है। यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। यह एक बहुचरणीय प्रक्षेपण यान है। यह रॉकेट 480 किलोग्राम निहित भार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाले निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। विक्रम-1 पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और एक 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। ज्ञातव्य कि विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित द्वितीय रॉकेट है। इस कंपनी द्वारा निर्मित प्रथम रॉकेट विक्रम-एस का 18 नवंबर 2022 सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। लूना 25 मिशन की बात करें तो लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, जो सफल रहा था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B फ्रेगेट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगुलावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था। हालांकि 20 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसे जारी विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 का संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। PSLV C56 और DSR मिशन 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV C56 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। PSLV C56 के माध्यम से 6 सहयात्री जो हैं उपग्रहों के साथ DSR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। स्पष्ट है कि ये जो है एक मिनट जो है एक मिनट स्पष्ट है कि मिशन के तहत कुल 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित किए गए सभी 7 उपग्रह सिंगापुर के थे और यह PSLV C56 DSR SST इंजीनियरिंग सिंगापुर के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। DSR इस मिशन के तहत प्रक्षेपित उपग्रह है। तो PSLV C56 DSR मिशन जो है प्रक्षेपित ये उपग्रह है, क्रम संख्या 1 है। जिसे DSR जो है एक प्रकार है राडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह है। इंजीनियरिंग सिंगापुर का 352 है। द्रव्यमान इसका ये है आर्केड कपलिंग एंड डायनेमिक एक्सप्लोरर एक प्रायोगिक उपग्रह है जो सिंगापुर का है 24 का और है बेलमॉक्स प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माइक्रो उपग्रह है NTU सिंगापुर का 23 है और स्कूब सेकंड है एक 3U नैनो उपग्रह जो NTU सिंगापुर का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबका और गैलीलियो का स्लाइडर सबका देख सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तो 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन 2023 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। LVM-3M4 जो प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। उल्लेखनीय है कि LVM-3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान जो है प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष यान केंद्र के साथ द्वितीय लॉन्च पैड किया गया है। तो किससे किया गया? तो ये किया गया LVM-3M4 से। तो ये है लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान 3 का कुल भार 3895 किलोमीटर था। चंद्रयान 3 के 3 मुख्य घटक निम्न हैं। एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल है और दूसरा लैंडर मॉड्यूल है, तीसरा रोवर का कुल भार 26 किलोग्राम है। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की। इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व अमेरिका, रूस, पूर्व सोवियत संघ एवं चीन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर है इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान से अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया। ज्ञातव्य कि चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के पश्चात विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया।
लैंडर रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए प्रमुख अनुसंधानों का विवरण निम्नवत है। 27 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रमा की सतह पर तापमान में परिवर्तनों से संबंधित एक ग्राफ प्रकाशित किया गया। इसरो ने विक्रम लैंडर से संलग्न चंद्रशेखर सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपग्रह के प्रयोग द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास मृदा के तापमान को मापन में सफलता प्राप्त की। इस अध्ययन के अनुसार चंद्रमा की सतह वह स्थल है जहां लैंडर स्थित है। इसके आसपास तापमान 40 से 50 डिग्री है, लेकिन 80 मिलीमीटर नीचे का तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान में विभिन्नताएं यह इंगित करती हैं कि चंद्रमा की ऊपरी मृदा एक शक्तिशाली तापीय अवरोधक के रूप में कार्य करती है। प्रज्ञान रोवर में संलग्न उपकरण की मदद से पहली बार दक्षिण ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक और संरचना के यथास्थिति मापन में सफलता प्राप्त हुई। इस शोध के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता चलता है। तत्पश्चात मैग्नीशियम, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति के बाद पता चलता है। इसके बाद रोवर में संलग्न अल्फा पार्टिकल एक्स-रे उपकरण ने भी चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि की है। विक्रम लैंडर ने संलग्न जिसे बोलते हैं रेडियो एनाटॉमी मून बॉन्ड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एटमॉस्फेयर नामक उपकरण की मदद से दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सतह से संबंध चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया गया है। प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि चंद्र सतह को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत कम घना विरल है। लैंडर में संलग्न है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। चंद्रमा पर भेजा गया मेम्स माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिज्म सिस्टम प्रौद्योगिकी आधारित प्रथम उपकरण है। इसमें रोवर एवं अन्य नील भार की गतिविधियों के कारण होने वाले कंपन को रिकॉर्ड किया गया है। अगले चंद्र मिशन के तहत इसरो द्वारा जाक्सा, जिसे जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से ल्यूपिक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का संचालन किया गया। GSLV PF-12 NVS-01 मिशन 29 मई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सारहरिकोटा GSLV F-12 NVS-01 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इस मिशन के तहत GSLV F-12 रॉकेट के नेविगेशन उपग्रह NVS-01 के समतुल्य अंतःकरण कक्षा में स्थापित किया गया। NVS-01 द्वितीय पीढ़ी को नेविगेशन उपग्रह है, जिसका वजन लगभग 2232 किलोग्राम है। उल्लेखनीय है कि NVS-01 द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों की श्रृंखला का पहला उपग्रह जिन्हें नाविक सेवाएं प्रदान करने हेतु परिकल्पित किया गया। ज्ञातव्य है कि नाविक इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। NVS उपग्रह में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी का भी प्रयोग किया गया। NVS का जीवन काल 12 वर्ष निर्धारित है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया। हाल में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस प्रकाशन में शनि के उपग्रहों की संख्या पूर्व 83 से बढ़ाकर 146 तक पहुंचा दी गई है। तो यहाँ पर देखें, इस प्रकार शनि बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह बन गया है वाला ग्रह बन गया है। साथ ही शनि 100 या उससे अधिक उपग्रहों वाले सौरमंडल का पहला ग्रह भी है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही यह गैनीमीड के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो साथ ही ठीक है, तो ग्रह देख सकते हैं। उपग्रह देख बृहस्पति पास शनि के पास 146 है, बृहस्पति के पास 95 है, यूरेनस 27, नेपच्यून 14, मंगल 2, पृथ्वी 1, शुक्र 0 और बुध के पास भी 0 है। ESA का जूस मिशन, तो 14 अप्रैल 2003 फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपियन स्पेस पोर्ट ने एरियन 5 रॉकेट द्वारा जूस मिशन का प्रक्षेपण किया गया। मिशन लगभग 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। बृहस्पति की कक्षा में परिक्रमण के दौरान यूरोपा, गैनीमीड तथा कैलिस्टो के निकट होकर गुजरेगा तथा यह मिशन गैनीमीड की कक्षा में प्रविष्ट होकर उसका परिक्रमण करेगा। जूस है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। यह मिशन न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक बृहस्पति ग्रह से आंकड़े एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यह मिशन बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रहों गैनीमीड, कैलिस्टो का सफलतापूर्वक पर्यवेक्षण करेगा। जूस मिशन का प्राथमिक वैज्ञानिक लक्ष्य गैनीमीड ही है। ज्ञातव्य गैनीमीड और सौर प्रणाली में से सबसे बड़ा उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति भारतीय क्षेत्र या भारत के सरकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्ष गतिविधि पर लागू होती है। नीति भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर लागू होगी।
यह नीति भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो, एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर तथा निजी कंपनियों की भूमिका में उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है। यह निजी क्षेत्र द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मक में संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इन स्पेसी एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। इसके पास देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ाने, देने, निर्देशित करने एवं प्राधिकृत करने का अधिदेश होगा। एनएसआईएल सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं प्लेटफॉर्मों के व्यवसायीकरण हेतु उत्तरदायी होगा। साथ ही ये प्रयोक्ताओं की अंतरिक्ष आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। इसरो का RLV-LX मिशन 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया जाएगा। इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग, कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया है। यह विश्व में पहली बार हुआ जब एक पंखे वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए छोड़ गया। RLV ने भारतीय वायुसेना के लिए एक चूनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी है और मध्य हवा में RLV को छोड़े जाने की क्रिया पूर्णतः स्वायत्त थी। RLV ने तब एकीकृत नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास पूर्ण किया। RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है। इसरो ने मई 2016 में हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन में RLV-TD रिट्रीवल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया था। एक हाइपरसोनिक सब ऑर्बिटल वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रायोज्य वाहनों को विकसित करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई थी। RLV-TD में प्रक्षेपण यान एवं वायुयान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। RLV-M3 OneWeb इंडिया 2 मिशन 26 मार्च 2023 को इसरो के LV-M3 प्रक्षेपण यान की लगातार छठी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। SDSC सार श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड में प्रक्षेपित किया गया था। इसके तहत वनवेव ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को 540 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया। LVMS-M3 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ता मेसर्स वनवेव यूके के लिए संचालित किया गया दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था। ज्ञातव्य कि वनवेव एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान-1 तो 22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान-1 फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया, परंतु यह रॉकेट पृथ्वी की निम्न कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। इस रॉकेट का विकास कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिव स्पेस द्वारा किया गया। यह रॉकेट 110 फीट लंबा और 7.5 फीट जो है लंबा है और चौड़ा है और ये व्यास तो इसका जो है 7.5 फीट है और 3D प्रिंटेड रॉकेट है। मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% द्रव्यमान मिश्र धातुओं को 3D प्रिंटेड है। टेरान-1 लॉन्च की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड संरचना है। मेगाट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्परीक्षण 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त किए गए मेगाट्रॉपिक्स 1 MT1 उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश में सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसके बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया और उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करके इसे इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोगी प्रयास के रूप में इस उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो प्रक्षेपण PSLV C-18 द्वारा किया गया था। मूलतः इस उपग्रह का जीवन काल 3 वर्ष निर्धारित था और तथापि यह उपग्रह 2021 तक उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराता रहा। इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्ष कचरे को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। तो अगला है SSLV-D2 EOS-07 मिशन 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीयक विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई है। इस मिशन को SSLV-D2 EOS-7 मिशन नाम दिया गया है। इस मिशन के तहत SSLV-D2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। सतह मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को उनकी अभीष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह EOS-7 जानुस-1 आजादी सैट और EOS-07 इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन है 156.3 किलोग्राम। जानुस-1
एक प्रौद्योगिक प्रदर्शन टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर स्मार्ट उपग्रह मिशन है। यह अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है। जानूस वन जो है 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। जानूस वन विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। और आज़ादी सेट टू चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन लगभग 8.8 किलोग्राम है। विश्व में यह प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबद्ध साढ़े 700 छात्राओं ने मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया। सभी महिला अवधारणा ऑल वुमेन कॉन्सेप्ट के साथ ये अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। अमीरात चंद्र मिशन 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की लक्षित ये पहला अरब मिशन है। और इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा में स्थित एटलस क्रेटर में उतारा जाना था। कुर्सी के आकार के राशिद रोवर का वजन 10 किलोग्राम है। राशिद रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक ऐसे क्षेत्र पर उतारा जाना था जिसका अभी तक भेजे जाने गए किसी भी चंद्र अन्वेषण मिशन द्वारा अध्ययन का अन्वेषण नहीं किया गया था। यह मिशन पूर्णतः अमीरातों इंजीनियरों के एक दल द्वारा यूएई में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। इस मिशन हेतु दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी आईस्पेस इंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। हालांकि लैंडिंग से कुछ समय पूर्व होकुतो RM-1 लैंडर का संपर्क मिशन से नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके फलस्वरूप यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। तो आर्टेमिस सेकेंड नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। तो 1972 में अपोलो 17 के बाद ये चंद्रमा हेतु पहला मानव युक्त मिशन होगा आर्टेमिस सेकेंड। तो 3 अप्रैल 2023 को नासा के आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन पर जाने के वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई है। तो ये है रीड वाइजमैन और क्लीटर ग्लोवर और क्रिस्टीना हैमक कोच और जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। उल्लेखनीय कि वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी 328 दिन एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है। साथ ही वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में भी शामिल थी। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन 22 अप्रैल 2020 MBRSC ने सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा की। ISS हेतु 6 माह लंबा यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। नासा के तत्वावधान में स्पेस एक्स के क्रू 6 मिशन अंग के रूप में अभी एक अमीरात अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी को ISS पर भेजा गया। यह दूसरा अवसर था जब अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु यूएई द्वारा किसी अमीरात अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया था। हज्जा अल मसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले यूएई के प्रथम व्यक्ति हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में यूएई अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अलमत रूसी का चुनाव करने की घोषणा की गई थी। अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी एरावत भारत का दूरतम सुपर कंप्यूटर। एरावत हाथी का भी नाम था। 12 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य अमेरिका के कोलोराडो स्थित डेनवर में SC23 द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेटवर्किंग स्टोरेज एनालिसिस का आयोजन संपन्न हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 14 नवंबर 2023 को विश्व दूरतम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इस सूची की 62वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम कंप्यूटर घोषित किया गया है। वास्तव में ये विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का हाई परफॉर्मेंस लीन पैक स्कोर 1.194 एक्साफ्लॉप्स है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिकी स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के प्रयोग द्वारा निर्मित है। यह सुपर कंप्यूटर प्रोसेसरों से लैस है। टॉप 500 की सूची में 5 सुपर कंप्यूटर हैं। तो फ्रंटियर अमेरिका का है, फिर अरोरा अमेरिका का है, ईगल अमेरिका का है, फुकागो जापान का है, लूमी फिनलैंड का है। टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत का 4 सुपर कंप्यूटरों का स्थान प्राप्त है। सूची के अनुसार CDAC पुणे में स्थापित एरावत PSAI वर्तमान भारत का दूरतम सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 सूची में से समग्र रूप से 90वां स्थान प्राप्त है। इसकी अधिकतम संसाधन गति जो है 8.50 पेटाफ्लॉप्स है। एरावत PSAI
जो है सुपर कंप्यूटर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से लैस है। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीति आयोग के एआई आधारित क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना का सुझाव दिया था। इस क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को एरावत मीन्स एआई रिसर्च एनालिटिक नॉलेज एसिमिलेशन नाम दिया गया है। सीडैक पुणे में स्थापित परम सिद्धि एआई अधिकतम संसाधन गति 4.62 पेटाफ्लॉप्स को 500 की न्यूनतम सूची में 163वां स्थान प्राप्त है। भारतीय उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे में स्थापित प्रत्युष जो है को टॉप 500 की नवीनतम सूची में 201वां स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित मिहिर सुपर कंप्यूटर को नवीनतम टॉप 500 में 354वां स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन सुपर कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर परम कामरूप है, आईआईटी गुवाहाटी का परम अनंत है, आईआईटी गांधीनगर का परम गोरुल है, एनआईटी तिरुचिरापल्ली का और परम प्रवेगा है, आईआईएससी बेंगलुरु का परम गंगा है, आईआईटी रुड़की का परम शिवा है, आईआईटी बीएचयू का परम शक्ति, आईआईटी खड़गपुर का परम ब्रह्मा है, आईआईएससीईआर पुणे का परम युक्ति है, जीएनसीएसआर जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु का परम संगणक है, आईआईटी कानपुर का परम सिद्धि है, सीडैक पुणे का। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम हाई स्पीड रेल अनावरण 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की जिस पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया है उसे वूस नाम दिया गया है। वूस जो है का पूर्ण रूप है वाक्तु हेमंत ऑप्टिमल सिस्टम हैबिट। इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया। ध्यातव्य कि यह रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा की प्रांत राजधानी बांडू शहर से जोड़ती है। ध्यातव्य कि इस हाई स्पीड रेल में विद्युत ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। उसकी गति लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ध्यातव्य कि वर्तमान में भारत में ऐसी कोई रेल संचालित नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हाई स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। वर्तमान में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत में स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। भारत में 7 चिन्हित हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर हैं। दिल्ली लखनऊ वाराणसी का और वाराणसी पटना हावड़ा का, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद का, दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर का, मुंबई नासिक नागपुर का, मुंबई पुणे हैदराबाद का, चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू का। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 भारत का पहला स्वदेशी 7,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का ताबित भारी जल रिएक्टर है। इस रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन 30 जून 2023 को प्रारंभ हुआ था। यह अपनी तरह का पहला ऐसा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का PHWR है जिसे भारतीय वैज्ञानिक एवं इंजीनियरों ने डिजाइन किया है। इसके घटकों एवं कटरों का निर्माण भारतीय उद्यमों ने किया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है भारत का। इस संयंत्र का परिचालन प्रारंभ हो जाने के बाद भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट तक हो जाएगी। उल्लेखनीय काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की पहली दोनों इकाइयाँ की क्षमता 220 मेगावाट है। काप्स 4 को वर्तमान निर्माणाधीन 700 मेगावाट क्षमता का PHWR है। भारत का 6G अलायंस 3 जुलाई 2030 को दूरसंचार विभाग केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भारत 6G अलायंस के गठन की घोषणा की। B6G एक ऐसा सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक निजी कंपनियां शिक्षाविद अनुसंधान संस्थान और मानविक विकास संगठन शामिल हैं। B6G के संगठन का उद्देश्य अगली पीढ़ी के बेतार तकनीकी में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। B6G का लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप कंपनियों तथा विनिर्माण परितंत्र को एक साथ लाकर एक संघ की स्थापना करना है जो भारत में 6G प्रौद्योगिकी की डिजाइन विकास एवं तैनाती को संचालित करेगा। उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने 1 नवंबर 2021 को 6G पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया। इस समूह का उद्देश्य 6G के लिए विजन मिशन एवं लक्ष्यों का विकास करना है। DIG 6G द्वारा पुनः 6 कार्य बलों का गठन किया गया है। इन 6 कार्य बलों की रिपोर्ट के आधार पर टी 6G द्वारा एक भारत 6G विजन दस्तावेज
तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मार्च में जारी किया गया था। इस विजन दस्तावेज में भारत को वर्ष 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई। इस विजन दस्तावेज में भारत 6G मिशन को लॉन्च के लिए उल्लेख किया गया है। जैसे यह मिशन 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण है 223 से 225 तक का, और दूसरा चरण है 2025 से 30 तक का। उल्लेखनीय छठी पीढ़ी की बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी 6G प्रौद्योगिकी को IMT 2030 तक नाम दिया गया है। सागर संपर्क 12 जुलाई 2023 को सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया। इस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग द्वारा किया गया था। यह प्रणाली भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। उल्लेखनीय कि DGNSS एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों से सुधार करती है, जिससे सटीक स्थिति जानकारी मिलती है। DGNSS अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा जीवन की सुरक्षा एवं नेविगेशन लाइट हाउस अथॉरिटीज़ के लिए समुद्री सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसे बोलते हैं IALA, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीन एड्स ऑफ नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज़ के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क का प्रमुख उद्देश्य है GNSS में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक कर पोजिशनिंग डाटा की सटीकता में सुधार करना। ये सेना नाविकों के सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगी और बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग दुर्घटनाओं को जोखिम को कम करेगी। इससे पोतों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। तो ठीक है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।